नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, आज आपको आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आंग्ल सिख संबंधों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिखों का उदय 15वीं शताब्दी में एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में हुआ था, जिसके संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह ने इस सिख समुदाय को एक राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु ने प्रारंभ में मुगलों से संघर्ष किया, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सिखों और मुगलों के मध्य समझौता हो गया, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी सिद्ध नहीं हुई। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात बंदा बैरागी ने पुनः मुगलों से संघर्ष प्रारंभ कर दिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से व्याप्त अराजकता की स्थिति का लाभ उठाकर सिखों ने समस्त पंजाब और जम्मू पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस समूचे क्षेत्र पर सिखों की 12 मिसलें राज्य करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें प्रतिद्वंदिता एवं आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन समस्त मिसलों को एक सूत्र में बांधकर एक मजबूत राज्य की स्थापना के लिए एक योग्य और साहसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। सिखों को रणजीत सिंह के रूप में एक ऐसा व्यक्ति प्राप्त हो चुका था जो सिखों को आपस में संगठित कर कर एक स्थायी राज्य की स्थापना करे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। इनके पिता महासिंह सूकर चकिया मिसल के प्रधान थे। अल्प आयु में ही अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह अपनी मिसल के प्रधान बने। वह बड़े वीर और साहसी व्यक्ति थे। सिखों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक संगठित सिख राज्य की स्थापना करने का बीड़ा उठाया। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारंभ कर दी। 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह की सहायता के बदले उन्हें जमान शाह से राजा की उपाधि भी प्राप्त हुई। इससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हो गई। शीघ्र ही उन्होंने सतलुज नदी के पश्चिम के तरफ के सिख राज्यों पर अपना नियंत्रण कायम कर पंजाब में एक संगठित राज्य की स्थापना की। अब रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पूर्वी इलाकों पर नियंत्रण करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। ये सिख रियासतें पहले सिंधिया के अधीन थी, किंतु जब सिंधिया को इस इलाके से निकाल दिया गया तो वो अनौपचारिक रूप से ब्रिटिश सुरक्षा में आ गई। 1806 में इन रियासतों के सिख शासक आपस में लड़ने लगे तथा उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। महाराजा रणजीत सिंह ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सतलुज नदी पार कर सतलुज के पूर्वी प्रदेश पर अधिकार करने का प्रयास किया। इस घटना से सिख शासक चौंके और उन्होंने अंग्रेजों से अपनी सहायता की प्रार्थना की। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वो सतलुज रियासत पर महाराजा रणजीत सिंह को अधिकार करने नहीं देगी। इस कारण महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य बातचीत प्रारंभ हो गई और इस बातचीत के कारण 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत सतलुज नदी महाराजा रणजीत सिंह तथा सिख कंपनी के प्रदेशों की सीमांत रेखा निश्चित कर दी गई। रणजीत सिंह की राज्य की पूर्वी सीमा सतलुज नदी तय कर दी गई। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना भी तैनात कर दी गई। अमृतसर की संधि ने रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा दिया। एक इतिहासकार के अनुसार अमृतसर की संधि ने वास्तव में रणजीत सिंह के एक प्यारे सपने को सच नहीं होने दिया। वह सपना था
सतलज के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर के सिख राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। दूसरी तरफ इसने पंजाब की राजनीति पर अपना प्रभाव डालने का मौका कंपनी को दे दिया। अब रणजीत सिंह ने प्रयत्न किया कि वो सतलुज नदी के पश्चिम के प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। 1810 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया और 1818 में मुल्तान को जीत लिया। उसने 1813 में गोरकों से कांगड़ा तथा अफगानों से अटक प्राप्त किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान में फैली अराजकता व अव्यवस्था से लाभ उठाया तथा वहां पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को जीता तथा 1823 में पेशावर उनके अधिकार में आ गया और 1834 में औपचारिक रूप से पेशावर को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह ने अपने प्रयत्नों के द्वारा धीरे धीरे करके सतलुज नदी के पश्चिम के सभी राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर एक विशाल व स्थायी सिख राज्य की स्थापना करी। किंतु 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात सारा का सारा ढांचा टुकड़े टुकड़े हो गया और सेना पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 3 उत्तराधिकारी हुए, खड़क सिंह, नौनियाल सिंह और शेर सिंह। किंतु ये तीनों सिख शासक पूर्णतः दुर्बल व अयोग्य साबित हुए। इसी कारण आपसी कलह और गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इस कारण खालसा सेना पंजाब में शक्तिशाली हो गई। इस समय से पंजाब में षड्यंत्रों और हत्याओं का तांता प्रारंभ हो गया और सेना की प्रशासन पर पकड़ मजबूत होती चली गई। इस व्यवस्था का अंत सेना ने किया। उन्होंने 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह को, जो सिर्फ 5 वर्षों का था, उसे अपनी माता रानी जिंदा के संरक्षण में गद्दी पर बैठाया। रानी जिंदा ने अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा की, परंतु वह सेना के बढ़ते हुए प्रभाव को कम ना कर सकी। अतः रानी जिंदा ने सेना से छुटकारा पाने के लिए सिख सरदारों की मदद से खालसा सेना को अंग्रेज सेना से भिड़ाने की योजना बना ली। रानी जिंदा के इस कार्य ने अंग्रेजों को पंजाब विजय की योजना बनाने के लिए बाध्य कर दिया। अब हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण था खालसा फौज की समस्या, जो नागरिक प्रशासन से नियंत्रण से स्वतंत्र हो गई थी और 6 वर्षों तक वह राजाओं को गद्दी पर बिठाती रही। पंजाब के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या खालसा फौज को नियंत्रण करना था। रानी जिंदा एवं लाल सिंह, जो कि राज्य का मंत्री था, ने अनुभव किया कि खालसा फौज को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाने के लिए तैयार कर लिया जावे। इसी विचार से सिख फौज को सतलुज नदी पार करने की आज्ञा दे दी गई। दिसंबर 1845 में खालसा फौज ने सतलुज नदी पार की और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने 13 दिसंबर 1845 को सिखों के युद्ध की घोषणा कर दी। खालसा सेना ने भी यद्यपि वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन लाल सिंह और तेज सिंह जैसे देशद्रोहियों के चलते सिख सेना की पराजय हुई। इस युद्ध में खालसा सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल, सुबराव इत्यादि युद्धों में सिखों की लगातार पराजय होती गई। 20 फरवरी 1846 को अंग्रेजी सेना ने सतलुज नदी पार कर लाहौर पर अधिकार कर लिया और सिख
सेना को संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा और अंग्रेजों व सिखों के मध्य लाहौर की संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त थी कि महाराजा ने स्वयं और अपने उत्तराधिकारियों की ओर से सतलुज के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त, महाराजा ने सतलुज और व्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों पर से अपना अधिकार पूर्णतः छोड़ दिया जिन पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। सिखों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध के दंड के रूप में देना पड़ा, जिनमें से 50 लाख रुपए अपने कोष में से दिए और शेष रुपयों के बदले व्यास और सिंध नदियों के बीच का पहाड़ी क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया, जिसमें कश्मीर और हजारा के प्रांत भी सम्मिलित थे। महाराजा ने अपनी सेना 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना तक सीमित कर ली। शेष सेना उन्होंने तोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराजा को कोई यूरोपियन अथवा अमेरिकन व्यक्ति अपनी सेवा में कंपनी की अनुमति के बिना रखने की आज्ञा नहीं थी। अंग्रेजी सेना को सिख राज्य में से गुजरने की खुली अनुमति प्राप्त हो गई। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार कर लिया गया। रानी जिंदा उनकी संरक्षिका और लाल सिंह उसका वजीर बन गया। सर हेनरी लॉरेंस कंपनी का लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया गया और उसे पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन देना पड़ा। दिसंबर 1840 में भैरोवाल की संधि नाम से एक और संधि ब्रिटिश सरकार ने लाहौर दरबार के साथ की। इस संधि के द्वारा एक रेजिडेंस काउंसिल में अंग्रेजों के पक्षपाती 8 सिख सरदार नियुक्त किए गए तथा इसे काउंसिल को ब्रिटिश रेजिडेंट के निरीक्षण एवं प्रशासन में कार्य करना था। लाहौर में एक अंग्रेजी फौज को रखा जाना था तथा सिखों को 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष अंग्रेजों को देने थे। यह समझौता 1854 तक चलना था, जब तक महाराजा दिलीप सिंह के वश न हो जाएं। इस प्रकार लाहौर व भैरोवाल की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंत हुआ। धन्यवाद।